बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया इकराम, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तौसूफ और इस तारीखी शख्सियात की मालूमाती इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम उमर ख़याम की स्वानेयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। दोस्तों, गियासुद्दीन अबू अल-फतह उमर बिन इब्राहिम निशापुरी, जिसे आमतौर पर उमर ख़याम के नाम से जाना जाता है, एक काबिल जिक्र पोलीमैथ था जो 11वीं और 12वीं सदी के दौरान फारस जदीद ईरान में रहता था। 18 मई 1048 को निशापुर में पैदा होने वाले ख़याम रियाजी, फल्कियात, फलसफा और सबसे मशहूर शायरी में अपनी खिदमात के लिए मशहूर हैं। वो अपनी फिक्री कामयाबी और इनकी अदबी कामों की लाजवाब खूबसूरती के लिए खास तौर पर रबायत के लिए मनाया जाता है, जो जिंदगी, मौत और खुशी की तलाश के मौज़ूआत पर रोशनी डालता है। रियाजी में ख़याम की जहानत, जहां इसने अलजबरा में अहम किरदार अदा किया, और इनकी फल्कियाती काम बशमूल फारसी कैलेंडर को बेहतर बनाने में इनकी शमूलियत ने इन्हें इस्लामी सुनहरे दौर के सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियात में से एक तौर पर जगह दी है। इसके बावजूद ये इनकी शायरी, जिसने सबसे ज्यादा मकबूलियत और तारीफ हासिल करी है, खास तौर पर मगरब में जहाँ जिंदगी की तब्दीली और वजूद की आर्जी नवेद पर इनकी अक्कासी कारी के साथ गूंजती रहती है। तो दोस्तों, ख़याम की इब्तदाई जिंदगी निशापुर में इनकी तालीम से निशान ज़दा है, जहाँ वो क्लासिकी अलूम, खासतौर पर रियाजी, फलसफा से मुतारफ हुए। इन्हें अलजबरा में खास तौर पर क्यूबक मसावात की दर्जा बंदी और हल में नुमाया पेशरफ्त का सेहरा दिया जाता है। फल्कियात में इनकी महारत ने इन्हें इस्फहान में रसदगाह में काम करने पर मजबूर किया, जहाँ उन्होंने जलाली कैलेंडर की तरक्की में अपना हिस्सा डाला, जो इस वक्त दुनिया के सबसे दुरुस्त शमसी कैलेंडरों में से एक था। ख़याम की साइंसी और फलसफाना कामों को इनके हम उम्रों ने बहुत कदर की निगाह से देखा है। हालांकि इनकी शायरी बिलाखिर इनकी सबसे पायदार है मरास बन गई। फारसी में लिखी गई इनकी राबियात एक सिलसिला है जो जिंदगी के इख्तिसार, किस्मत की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और मौजूदा लम्हे से लुत्फ अंदोज होने की अहमियत पर रोशनी डालती है। ये नज़में अक्सर रवायती मजहबी नजरियात चैलेंज करती हैं, वजूद के गहरे गौर और फिक्र के हौसला अफजाई करती हैं। तो दोस्तों, जो कायरीन के साथ गूंजती हैं, जो इसी तरह की वजूदी मखसूसों में दुचार है। शायर के तौर पर अपनी शोहरत के बावजूद ख़याम ने निस्बतन मामूली जिंदगी गुजारी, स्कॉलरशिप के लिए वक्फ था और अक्सर एक आलम और उस्ताद की हैसियत से मुख्तलिफ अदालतों और अकेडमियों में खिदमात अंजाम देते रहे। रियाजी और फल्कियात पर इनके काम अपने ज़माने में मुतासर कुन थे, फिर भी इनकी ज़ाती जिंदगी का बेशतर हिस्सा असरार पर डूबा हुआ था। अगरचे ख़याम की शायरी ने इन्हें फारसी में अदब की अजीम तरीन अदबी शख्सियत में जगह दी है, लेकिन इनकी तहकीकात 19वीं सदी तक इस्लामी दुनिया से बाहर बड़े पैमाने पर मशहूर नहीं थी। जबकि इनके अंग्रेजी में जो भी जेबलाटन ने तर्जमा किया था, रुबाइयत की जो भी उसने तर्जमे किया, ख़याम को बैनुल अक़वामी शोहरत दी, खास तौर पर मगरबी दुनिया में, जहाँ शेरा अमवात पर इनकी पुरजोश अक्कासी और खुशी की लम्हा बलम्हा फितरत के सामीन को कबूल किया। तो दोस्तों, ख़याम की आखिरी साल निशापुर में गुजरे, जहाँ इनका इंतकाल 4 दिसंबर 1131 को 83 साल की उम्र में हुआ। अगरचे इनकी फिक्री शरकतें नमाया थी, लेकिन ये इनकी शायरी ही थी कि जो बलाखिर अदबी और इनके मकाम महफूज रखती थी। सदियों के दौरान इनकी महराज दुनिया भर में मनाई जाती रही है, और इनकी शायरी को कारीन की नस्लों की तरफ से पढ़ा जाता है, मुताला किया जाता है और पसंद किया जाता है। इसके इस असर के ज़माने में बहुत आगे तक फैला हुआ है, और इसके ख्यालात ने पूरी दुनिया के स्कॉलर्स, फनकारों और मुफक्किरीन को मुतासर किया। आज ख़याम को न सिर्फ इनके अदबी और साइंसी खिदमात के लिए याद किया जाता है, बल्कि निशापुर ईरान में एक अजीम शान यादगारी मुकाम पर भी इन्हें एजाज से नवाजा गया है। निशापुर शहर में वाक़या उमर ख़याम मज़ार इनकी पायदार मेरास का सबूत है, और दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। जो इस शानदार
منصار کی خریجی عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مزار کے احاطے میں ایک مقبرہ شامل ہے جہاں خیام کا مقبرہ ہے، جس کی چاروں طرف سرسبز باغات ہیں اور ایک پرسکون ماحول ہے جو غور و فکر کے لیے ایک جگہ فراہم کرتا ہے۔ مقبرہ بذات خود ایک فن تعمیر کا عجوبہ ہے جس کا گنبد عثمان کی طرف ہے، جو اس کی ممکن کی فکری اور روحانی خواہشات کی علامت ہے۔ یہ مزار 20ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، جس میں 1950 کی دہائی میں اہم ترین آرائش اور توسیع کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایران میں ایک قومی اور ثقافتی شخصیت کے طور پر خیام کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ مقبرے کے علاوہ ارد گرد کا باغ ایک موزیم کا گھر ہے جس میں خیام کی زندگی اور کام سے متعلق نمونے دکھائے گئے ہیں، بشمول ان کی شاعری، ان کے مخلوطات، سائنسی تحریریں، دیگر اشیاء جو ان کے فکر و حصول کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس باغ کو روایتی فارسی انداز میں ڈیزائن کیا گیا جس میں بہتے پانی، سایہ دار راستے اور خوشبودار پھول ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے پرامن ماحول پیش کرتے ہیں۔ یہ سائٹ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے ایک جگہ ہے جو خیام کی شاعری کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو فارسی کی فکری اور ثقافتی تاریخ کے وسیع ورثے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ مزار نہ صرف ایرانیوں بلکہ بین الاقوامی زائرین کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو ربیات کی پیچھے موجود شخصیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آتے ہیں۔ اسکالرز اور سیاح یکساں طور پر ان کی تعظیم کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس خیال کا طرف توجہ ہوتے ہیں کہ خیام کے کام اب بھی انسانی تجربے سے بات کرتے ہیں، محبت، نقصان اور علم کے اصول کے لازوال موضوعات کو چھوتے ہیں۔ مزار کا پرامن ماحول خیام کی زندگی اور کام کی گہرائی اور پیچیدگی پر غور کرنے کے لیے ایک مناسب پس منظر فراہم کرتا ہے۔ ایرانی ثقافت کی وسیع تناظر میں عمر خیام کا مزار اس گہری تعظیم کی علامت ہے جو ایرانی اپنے فکروں اور فنی ورثے کے لیے رکھتے ہیں۔ خیام محض ماضی کی ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ قوم اور فکری فنی تانے میں دونوں کو تشکیل دیتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت ہم عثمان فضل کی سوانحیات کو بیان کریں گے اور ان کے مزار کی تاریخ کو بھی۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔